हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर डर नीट पर। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के पीवाईक्यू, क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सो चैनल में जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। इसकी थ्योरी का बड़ी कंसाइज थ्योरी थी। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस में कवर की हुई है। इसमें 20 से 30 सालों में जो भी इस चैप्टर्स के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है नीट 2022 में पूछा गया है कि इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स के केस में कौन सा असेंडिंग ऑर्डर का केस सही होगा। तो एग्जांपल देखते हैं या ऑप्शंस देखते हैं क्या दिए हुए हैं। ये पहला ऑप्शन है किंगडम। क्लास आ गई, गलत है क्योंकि इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। किंग प्ले चेज ऑन द फील्ड ऑफ ग्रीन स्पाइसेस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फील्ड, जीनस एंड स्पीसीज। ये ट्रिक नहीं पता है तो लेक्चर जाके देखेंगे। आपको थ्योरीज में सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो किंगडम के बाद क्या आना चाहिए, फाइलम, ये गलत हो गया। किंगडम के बाद क्या आना चाहिए, ऑर्डर, ये गलत हो गया। फाइलम आना चाहिए, ऑर्डर आ गया, ये गलत हो गया। किंगडम के बाद ऑर्डर गलत हो गया, किंगडम के बाद फाइलम। तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड्स करने वाला था। आई होप कि आपने कर लिया होगा। टिक मारता हूं मैं, डी मेरा करेक्ट आंसर। इसको रेड पेन से ले लेते हैं। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी। अच्छा, मैंने आपको अभी जो टेबल पढ़ाई है, थ्योरी में जाकर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में। उसमें हाउस फ्लाई के लिए डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि जीनस क्या है, फैमिली क्या है, कॉमन नेम क्या है, वो साइंटिफिक नेम क्या है, ऑर्डर क्या है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो म्यूसिडी है वो हाउस फ्लाई के लिए लिखा हुआ है कि उसकी फैमिली होती है म्यूसिडी। तो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला हाउस फ्लाई। और कॉकरोच की फैमिली नहीं करनी है, फायर फ्लाई की नहीं करनी है, ग्रास ओपर की भी नहीं करनी है। ठीक है, इनकी मोटी मोटी चीज़ें कॉकरोच में क्या याद करना चाहिए कि किंगडम आर्थ्रोपोडा का बंदा है ये। क्लास इसकी कॉकरोच की ऑब्वियसली बात है इंसेक्टा क्लास में आएगा ये। बस इतनी चीज़ें कॉकरोचेस में अपन को याद करनी है। उसी प्रकार से फायर फ्लाई, तो ये भी अपना डिप्टेरा ऑर्डर की होगी क्योंकि फ्लाई सारी किस में आती हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं सारे कीड़े मकोड़े। ग्रास ओपर्स भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आएगा। इसमें बारीक चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पूछेगा भी नहीं, जाना भी नहीं है, क्योंकि जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब देख लेंगे इनमें जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई हैं उनके अराउंड अपन याद कर लेंगे चीज़ों को, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो करेक्ट नेम पहचानना है मैंगो का। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। अब इसमें आप गौर करेंगे कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आपको रूल्स पता है कि जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन। कार्लिन जैसा कोई हमने अभी पढ़ा नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, और इसमें दूसरा पहचानने का तरीका ये भी है कि स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें देखा जाए तो मैंजीफेरा जो ऑर्डर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और इंडिका उसमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है नीट 2019 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। उसके अगेंस्ट कौन सा रूल है वो देख लेते हैं। तो हेड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है। हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन करना पड़ेंगे। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, ये भी सही बात है। साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन में होते हैं, जब उनको प्रिंट किया जाता है तो थोड़ा सा तिरछा टिल्टेड किया जाता है उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए, और टिल्टेड करने के जो प्रोसेस होता है उसको इटलाइज बोलते हैं। इटैलिक जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर। नो, जेनेरिक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और ये होगा ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। ये फोर्थ रूल था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये रॉन्ग लिखा हुआ है स्टेटमेंट यहाँ पर। अभी हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडी 4 स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वन। इन चारों में से कोई 2 सही है, उनको हमें उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अंश मेहर। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद कर लेंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अंश मेहर ने ही हमें बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये गलत बात है कि फोटो पीरियड जो एनसीईआरटी के लिए आने के फोटो पीरियड प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स दोनों में ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। यहाँ पर ये लिखा है डज नॉट अफेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ये
गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, ये बिल्कुल गलत बात है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस का था। आर एच व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो कहाँ पढ़ेंगे अपन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। आपने अभी एनसीईआरटी की लाइन भी पढ़ी होगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए चाहे आप रिप्रोडक्शन बोल लो या आप ग्रोथ बोल लो, दोनों एक ही चीज होते हैं, सिनोनिमस होते हैं दोनों। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सेल से 2 सेल बना लेता है। अब चाहे आप इसको ग्रोथ बोल लो या आप इसको रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो थ्योरी जाके देखेगा, उसमें एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ए एंड डी। ए एंड डी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ए एंड डी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ पर नीट 2016 का एक पैरा से क्वेश्चन दिया हुआ है। इट इज मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। अच्छा, एक छोटा एनिमल उसको पहाड़ में चढ़ने में ईजी रहेगा, ठीक है ना, बनस्बत एक बड़े एनिमल की। ऐसा क्यों होता है सर? इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इट इज इजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट, ये तो कुछ ऑप्शन सही लग नहीं रहा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है स्मॉल एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट, ये ऑप्शन हो सकता है। स्मॉल एनिमल्स हैव लोअर O2 रिक्वायरमेंट, ऐसी बात कुछ नहीं है। द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन, ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ, ये करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड वन। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई साहब जो BMR होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये इसका सर एक्सप्लेनेशन है। जितना ज़्यादा साइज होगा BMR उतना कम होगा, और सर जितना छोटा साइज होगा BMR उतना ज़्यादा होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको समझ लीजिए। जितना ज़्यादा BMR उतना छोटा साइज, और जितना बड़ा साइज उतना कम BMR, मतलब इनवर्स रिलेशन ओवरऑल इसका होता है। ठीक है, तो स्मॉलर द एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सर। इनका जो BMR होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक, बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, दिल बहुत ज़्यादा तेज तेज धड़कता है, और इनमें ब्लड फ्लो भी बहुत तेज तेज होता है। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो नॉमेनक्लेचर इज नीट 2016 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो nomenclature के रूल्स को फॉलो नहीं करता, या उसको कॉन्ट्रेरी करता है, या उसको चैलेंज करता है? तो देख लेते हैं यहाँ पर। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल गलत है, यही मुझे लग रहा है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक्स, बिल्कुल सही है, लैटिन में लिखे जाते हैं, और लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए इटैलाइज किए जाते हैं। कौन से ओरिजिन को दर्शाने के लिए? ओरिजिन जो है उनका लैटिन है, उसको दर्शाने के लिए इटैलाइज किए जाते हैं। इटैलाइज का मतलब ये है कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब कि मान लो मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, तो जब इनको प्रिंट करोगे तो इस प्रकार से तिरछे अक्षरों में इनको लिखा जाएगा। इंडिका भी ऐसे लिखा जाएगा, ये समझ रहे हो, थोड़ा सा टिल्टेड किया जाता है। ओके, तो इंडिका में मैंने कैपिटल आई कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल आई से शुरू होगा, या स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ना है वो है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स शुड बी अंडरलाइन, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों रूल सही है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर नीट कर्नाटका 2013 का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो मतलब टमाटर एंड पोटैटो मतलब आलू विल बी मैक्सिमम, किस लेवल पर जाकर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम होंगे टोमेटो एंड पोटैटो के बीच में? तो सबसे पहले दोनों के आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टमाटर को तो सबको पता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो मैं इसका साइंटिफिक नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। पहला वाला वर्ड क्या बताता है? पहला वाला वर्ड जीनस बताएगा, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट बताएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो लाइको परसिकम एस्कुलेंथस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यार ये लाइकोपाइनस है, या ये लाइकोपर्सिकम जो भी है टमाटर का, तो लाइकोपर्सिकम इसका जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है। तो इसका जीनस क्या है सर? सोलेनम। ठीक है, और इसकी स्पीसीज क्या है? ये तो ना ही स्पीसीज के लेवल पर मिल रहा है, ना ही ये जीनस के लेवल पर मिल रहा है। दोनों का जीनस भी अलग है, दोनों की स्पीसीज भी अलग है। आप ये कहाँ में जाकर मिलेंगे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो भाई साहब जो सोलेनेसी फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत टमाटर भी आता है एंड
आलू भी आता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर जाएगा अपना फैमिलीज के लेवल पर जाकर ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेवल पर जाकर शो करते हैं आलू और टमाटर फैमिली के लेवल पर, क्योंकि ये सेम फैमिली के बंदे हैं। इनका जीनस अलग अलग होता है और इनकी स्पीसीज भी अलग अलग होती है। ठीक है, जीनस अलग होगा तो ऑब्वियसली बात है स्पीसीज भी अलग अलग होगी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा फैमिली। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर एक नीट 2012 का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। ओके, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन सा नाम सही है और करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मस्का डोमेस्टिका दिया हुआ है। ठीक है सर, जीनस कैपिटल है और स्मॉल है और उसमें लिखा क्या हुआ है कि द कॉमन हाउस लिजर्ड। अरे यार, हाउस लिजर्ड नहीं होती, ये हाउस फ्लाई होती है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं सर। दूसरे ऑप्शन में बताया गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बिल्कुल सही है। एक नाम तो सही तरीके से लिखा हुआ है, अप्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, जो जिस तरह से मैंने याद किया था, सर एफ फॉर फैल्सीपेरम होता है, एफ फॉर फैटल होता है। ठीक है, मोस्ट सीरियस टाइप, फैटल मतलब घातक। तो आप इस तरह से इसको याद करेंगे, एफ फॉर फैल्सीपेरम और एफ फॉर क्या होता है सर, फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, बहुत खतरनाक। तो जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। और दो प्रकार के और होते हैं, उनको भी अपन देखेंगे किसमें, ह्यूमन हेल्थ डिसीज में। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है फेलिस टिग्रिस दिया हुआ है। भाई इंडियन टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है फेलिस टिग्रिस, फेलिस तो उसकी फैमिली थी, जीनस उसका था पैंथर, तो यहाँ आना चाहिए पैंथर है, यहाँ टिग्रिस। इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ई कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई, नहीं सर, ई कोलाई का फुल नेम ईस्टीरिया कोलाई होता है, जो कि हमारी कॉमन अकरिंग बैक्टीरिया में ह्यूमन इंटेस्टाइन रहता है, वो ई कोलाई होता है, ईस्टीरिया कोलाई, ना कि एंटामीबा कोलाई। ये एक डिसीज कॉजिंग होता है जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है ना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज करने वाला होता है। तो ये तो होगा नहीं, ई कोलाई, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रहा सेकंड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट है एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो। ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग जब मेटाबॉलिज्म को बनाया जा रहा था या उसको एक टैग दिया जा रहा था कि भाई साहब तुम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकते हो, तो अड़ंगा किसने लगाया था, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ने लगाया था। क्या ये बोला था कि यार देखो टेस्ट ट्यूब में भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, इसलिए इसको टैग ना दो, फिर भी अल्टीमेटली उसको टैग मिल गया था। दो डिफाइनिंग फीचर्स हमें मिले थे, एक तो मेटाबॉलिज्म और दूसरा कॉन्शियसनेस। तो ये तो हो नहीं सकता, इसने तो अड़ंगा लगाया था, तो इसको काट देंगे। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या क्या है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नो। अच्छा, इनसाइड ओनली, देखो इसने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, इंक्रीज इज मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो ये लिविंग में होता है, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट्स एंड देयर मेमोरी, ये बिल्कुल विदाउट एनी एक्सेप्शन वाला मिल गया हमको। कौन सा, कॉन्शियसनेस, विदाउट एनी एक्सेप्शन वाला है ये, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट्स एंड देयर मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हमारा ये जाएगा। अगर ये ना होता, अगर ये वाला ऑप्शन ना होता, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, सेकंड वन। अब ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पप्पा जी ऑलरेडी बैठे हुए, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर्स होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो फिर फोर्थ भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज मटेरियल, ये नहीं होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, नीट 2011 का क्वेश्चन है, उस टाइम AIPMT हुआ करता था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइगर, टाइगर में क्या हुआ, टिग्रिस। तो आपको पता है सर पैंथेरा टिग्रिस, तो इसकी फैमिली है, एक स्पीसीज, सॉरी इसकी स्पीसीज है, एक्सट्रीमली सॉरी, टाइगर की एक स्पीसीज है, तो बिल्कुल सही है। कटल फिश क्या है सर, कटल फिश असल में मोलस्क है, बिल्कुल सही है सर, कटल फिश मोलस्क है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कटल फिश मोलस्क के बारे में एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो एक क्लास है, तो मोलस्का यार क्लास नहीं है, ये एक फाइलम है। ठीक है, आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोडा के तुरंत बाद कौन आता है, मोलस्का आता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का के बाद अब कटल फिश की बात करो तो ये फाइलम हो गया। क्लास क्या होगी सर, क्लास इसकी होती है सर सेफेलोपोड। ओके ओके, ठीक है, जो कटल फिश होती है उसकी क्लास होती है सेफेलोपोड, यहाँ सेफेलोपोड होता तो ये सही हो जाता, अब ये गलत हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कटल फिश की क्लास सेफेलोपोड, तो ये गलत हो गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ह्यूमंस, प्राइमेटा, फैमिली नहीं, प्राइमेटा तो उसका ऑर्डर होता है, फैमिली तो होमिनिडी होती है ह्यूमंस की। भाई आपको पता है ना कि ह्यूमंस की फैमिली, ह्यूमंस के बारे में बता दूं तो किंगडम कौन सा होता है, किंगडम सर एनिमेलिया में आती है ह्यूमंस। अच्छा, फाइलम क्या होता है सर, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं ह्यूमंस। और
किंग प्ले चेस। क्लास कौन सी होती है? क्लास मेमेलिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास इनकी होती है सर मेमेलिया। ऑर्डर उनका होता है सर प्राइमेटा, ये ह्यूमंस का ऑर्डर है। फैमिली होमिनिडी होती है, ठीक है। और जीनस क्या होता है सर? होमो होता है। और स्पीसीज क्या होती है सर? सेपियंस होती है। ये ह्यूमंस का विवरण था, ठीक है। तो उसने बोला है सर ह्यूमंस जो प्राइमेट एंड फैमिली, तो ह्यूमंस की फैमिली प्राइमेटा नहीं होती, फैमिलीज की होती है होमिनिडी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई की बात की जाए तो उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर हाउस फ्लाई का होता है डिप्टेरा। मैं हाउस फ्लाई के बारे में बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाउस फ्लाई के बारे में तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे पहले किंगडम कौन सा होता है सर? एनिमेलिया। फाइलम क्या होता है सर? फाइलम होता है सर इसका आर्थ्रोपोडा, हाउस फ्लाई, आर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा, ठीक है। ऑर्डर कौन होता है? डिप्टेरा। और ये क्या है? फैमिली, फैमिली कौन सी होती है सर? म्यूसिडी, मक्खी, मक्खी की फैमिली म्यूसिडी। इसी तरह से मैंने याद किया था, मक्खी की फैमिली म्यूसिडी। जीनस तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। तो जीनस क्या हो जाएगा? मस्का। और सेंट डोमेस्टिका क्या हो जाएगी इसकी? स्पीसीज। तो आई होप कि ये अपना सारा विवरण हो गया किसका? हाउस फ्लाई का। तो हाउस फ्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्का ऑर्डर होगा नहीं, ऑर्डर इसका क्या होगा? डिप्टेरा। तो ये यहाँ से गलत हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना है, जैसे भी याद करना है, याद तो करना पड़ेगा। ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टाइगर, टाइग्रेस उसकी स्पीसीज होती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। तो ये सबको पता होना चाहिए, सेलुलर लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि वायरस जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वायरस जो है सेलुलर तो है नहीं, सेल में तो काउंट होता नहीं है वायरस। वायरस एक ए सेलुलर है, लेकिन फिर भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट्स है, उसकी अपन स्टडी भी करते हैं। और वो रोग या जो डिसीज़ है उसको फैलाने में सक्षम भी होता है। तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। नीट का 2007 का क्वेश्चन है, नीट कह लो या AIPMT कह लो, उस टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था। लेस इंपॉर्टेंट है, फिर भी कर लेते हैं। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीट 2007 का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। किस एबिलिटी के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अनएक्सेप्शनली विदाउट एनी एक्सेप्शन डिस्टिंग्विश किया जा सकता है नॉन लिविंग थिंग से, ठीक है। तो इसमें मैंने दो प्रॉपर्टीज लास्ट वाली जो थी, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, उन्हीं के बेस पर इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, बिल्कुल ये तो सर कॉन्शियसनेस वाला है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कर रहा है, तो बहुत सॉलिड आंसर है ये तो। रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, रिप्रोडक्शन में एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, उनके एग्जाम्पल क्या थे? म्यूल्स थे, वर्कर हनीबी और स्टेराइल ह्यूमन कपल और वर्कर हनी भी, ये तीन लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर भी ये लिविंग है, इसलिए रिप्रोडक्शन को नहीं लिया जा सकता। ग्रोथ को नहीं लिया जा सकता क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं आउटसाइड एक्यूमुलेशन से, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये बहुत टफ इसका कंपटीशन देगा। इन दोनों में कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो रियल आंसर जाना चाहिए वो ये वाला था। हालांकि आंसर दोनों होना चाहिए, हालांकि दोनों नहीं मारेंगे, या ये वाला भी टिक मार के आएंगे तो ये आपका आंसर सही लेना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है अपना। लेकिन इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा वो होगा फर्स्ट। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर ऑफ है, असल में यहाँ पर फॉर होता है, क्योंकि बॉटनिकल मतलब प्लांट्स, प्लांट मतलब फॉर, और ऑफ आता है जूलॉजिकल में। लेकिन सभी ऑप्शंस देखेंगे आप तो वहाँ पर ऑफ 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 दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट चला जाएगा। आई होप कि ये आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2004 का एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा। अच्छा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर, किस अपने फीचर्स के कारण एंजियोस्पर्म ने पूरी लैंड पर कब्जा कर लिया? तो उनका कौन सा फीचर था? पावर ऑफ एडेप्टिव एबिलिटी इन द डाइवर्स हैबिटेट, ये क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, या ये रीजन नहीं था। प्रॉपर्टी होगी लेकिन ये रीजन नहीं था कि डोमिनेट करके लैंड पर। नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी नहीं। और डोमेस्टिकेशन बाय मैन, नो नो नो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, पावर ऑफ एडेप्टिबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को उन्होंने एडेप्ट किया और पूरी दुनिया में फैलते हुए चले गए। इसी प्रकार से ह्यूमन था, उस ह्यूमंस जो अपने कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग चिंपैंजी से, या अपन मान लो हमारे बंदरों से हम ग्रो हुए हैं, अफ्रीका से निकले हुए हैं, तो हुआ क्या था कि हमने बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, तब जाकर हम पूरी दुनिया में फैल पाए। यही रीजन रहा है, और अभी भी लगातार हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अपन मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीट 2003
में एक क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2003 में कि बायो सिस्टमैटिक, तो अपन में इसको कौन सा टर्म पकड़ना है, सिस्टमैटिक को पकड़ना है। बायो सिस्टमैटिक एम्स एट, किस पे एम करता है, सिस्टमैटिक। तो मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था मैंने आपको, और उसके नीचे लिखा था मैंने सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या होता था, टैक्सोनॉमी भी होता था प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता था, ये टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन होती थी। अब एक एक करके अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, नो। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नो। डिलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, नो। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पकड़ो भाई पकड़ो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of the various parameters from all fields of the studies। तो हमारा करेक्ट आंसर जो जाने वाला है वो डी जाने वाला है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। हालांकि कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन था नहीं, आपको दो वर्ड्स पकड़ना थे, एक तो सिस्टमैटिक्स और दूसरा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2002 का। 2002 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके, उनको विघटित करके ये अपनी एनर्जी निकालते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत अच्छी डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। किसी केमिकल से एनर्जी निकालने हैं, रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल ही हुआ ना, उससे एनर्जी निकालकर अपना फूड बना रहे हैं। तो ये अपना फूड खुद बना रहे हैं क्या, बिल्कुल सर, एनर्जी इनको मिल रही है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, असल में प्लांट्स क्या करते हैं, जो सनलाइट से एनर्जी आती है, ये एनर्जी तो आ रही है, एनर्जी को लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब जो इनकी बात हो रही है, ये बैक्टीरिया की बात हो रही है। किसकी, बैक्टीरिया की। यहाँ इनऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इस पर ये काम करते हैं, इससे जो एनर्जी मिलती है, इससे इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की। क्या किया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इससे इनको एनर्जी मिली, इन्होंने इस एनर्जी से क्या बनाया, अपना फूड बनाया। तो ये क्या हुआ, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स की कंडीशन कहलाती है। फोटो ऑटोट्रॉप्स की कंडीशन ये वाली है, जब सनलाइट से एनर्जी आ रही थी, उस एनर्जी का यूज करके आप फूड बना रहे हो, तो ये फोटो ऑटोट्रॉप है। लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी का यूज करके आप फूड बना रहे हो, तो ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है। इसको अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे या पूरी डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। अभी अपन इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपन इतना ही पढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक जो अपने सब्सटेंसेस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करके यदि आप एनर्जी ले रहे हैं, उससे अपना भोजन बना रहे हैं, तो वो कीमोटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक प्यारा सा क्वेश्चन नीट 2002 का, व्हाट इज द ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो यार सेम स्पीसीज के बंदे वही कहे जाते हैं जो आपस में सेक्स कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके या इंटरब्रीडिंग कर सके। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें बाकी ऑप्शंस पढ़े ही ना आप, तो अच्छा है कि लिविंग इन सेम ने के यार स्पीसीज के बंदे तो अफ्रीका इंडिया में भी रह सकते हैं, अलग अलग महाद्वीप में भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं, ये मान लो कि ये अपना इंडिया है, ये अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे कोई डॉग की स्पीसीज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई डॉग स्पीसीज है, और ये स्पीसीज और ये दोनों स्पीसीज सेम स्पीसीज है। समझ लो, यदि अफ्रीका में रहने वाले डॉग और इंडिया में रहने वाले डॉग दोनों की स्पीसीज सेम है, इन दोनों को आप भाई किसी तीसरे प्लेस में छोड़ दो, ये डॉग मेल है और एक ये डॉग जो है ये फीमेल है, तो ये रिप्रोड्यूस कर लेंगे भाई, कि किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट में रह के भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेम स्पीसीज के बंदे। फॉर एग्जांपल एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ यार, इनमें तो एग्जांपल देने में मैं माहिर हूँ। क्या, कि मान लिया कि ये यूएस है, यूएस में कोई गर्ल है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में कोई बॉय है। अब ये गर्ल और बॉय दोनों सेम स्पीसीज के हैं, ये बंदर तो है नहीं, लड़की है तो ह्यूमन ही, और ये बॉय ये भी ह्यूमन है। अब इन दोनों को ये कहीं मान लो इनकी दुबई में मीटिंग हुई, या इन्होंने शादी कर ली, प्लस चलो इन्होंने शादी कर ली, तो ये दुबई में रहने लगे या कहीं और भी रहने लगे, तो ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सेम स्पीसीज के बंदे हैं, सेम स्पीसीज के बंदे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो रहने वाले कहीं को भी हो, स्पीसीज सेम होना चाहिए, तो आराम से रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब आप मान लो कि अमेरिका में कोई चिंपैंजी है, ठीक है, इंडिया में कोई बॉय है, अब इसका रिप्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, स्पीसीज ही अलग है, चिंपैंजी का ह्यूमन से रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन शायद अब समझ में आ गया होगा। अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। व्हाट इज द ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इंटरब्रीडिंग ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के बंदे आपस में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, इंटरब्रीड कर लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉप। अच्छा, अब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको फंस गया एग्जाम में, मान लिया कि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ो, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड है कुछ, लिथो मतलब पत्थर होता है, ठीक है, या चट्टान या पहाड़, लिथो, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक चीज है कुछ। अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, इतना अपन ने आइडिया लगा लिया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस, ठीक है सर, फोटो मतलब रेडिएशन, सनलाइट, ओके। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक नहीं यार, लिथो ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है, ये गलत बात है,
नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस, ठीक है। हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल मैच कर रहा है। लिथो, लिथो मतलब चट्टान, चट्टान मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मतलब इनऑर्गेनिक, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो होएगा ही नहीं, लिथो आया है क्योंकि लिथो मतलब चट्टान, पत्थर, इनऑर्गेनिक चीजें, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ठीक है, लेकिन फोटो भी तो आया है, ओनली इनऑर्गेनिक नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेशन करके थोड़ा दिमाग लगाकर अपन ऑप्शन निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, तो फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज कैसी थी, साइनो बैक्टीरिया, नहीं साइनो बैक्टीरिया तो लेट आए थे, पहली जो लाइफ थी वो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थी। अच्छा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे सर, 2 मिनट बस आप वेट कर लो, इसको मैं पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले लाइफ में क्या था, केमिकल्स पड़े हुए थे। समुंदर था, इतना बड़ा समुंदर, इसमें क्या पड़ा था सर, ये चलो ये पूरा समुंदर ही है, इसमें केमिकल्स पड़े हुए थे। चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेते सर, मुझे आप 2 मिनट दे दो। सबसे पहले क्या हुआ था, वातावरण में बादल थे और धूल के कण वगैरह थे, ये सब कहाँ से आए, कौन लाया, कभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। इसमें कुछ एक बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, और मतलब जिसमें हमारी गैलेक्सीज के अंदर, मतलब मान लो अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा, मिल्की वे जो भी कहते हो, ठीक है, उसके अंदर हमारी एक अर्थ बनी। अर्थ का जैसे भी बन गई, अब इसका किसी को नहीं पता कैसे बनी, कब बनी, गैसेस क्लाउड थे, फिर वो कंडेंस हुए, फटे, जो भी हो, अपन को वहां नहीं जाना है। तो अपनी अर्थ बनी। अर्थ में क्या सिनेरियो था, अपने पास प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में वाटर पेपर था, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन था। अब जो सनलाइट आई उसने वाटर को तोड़ दिया था H2 + O2 में, ठीक है। H2 और O2 में टूट के बहुत सारी हमारे पास H2 आ गई, ठीक है। O2 उड़ गई, कम मात्रा में बनी, ठीक है। अब H2 जो थी उसने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH3 बनाया, और कार्बन जो प्रेजेंट था उसके साथ CH4 बनाया, तो यहाँ से हमें मीथेन गैस मिला हुई, ठीक है। अल्टीमेटली कार्बन के सोर्स पहले रहे होंगे, जिस फॉर्म में भी रहे हों, तो अपन को अब मिल के आ गया, CH4 मिल गई, NH3 मिल गई और H2 मिल गई, ठीक है। इनका रेशियो क्या रहा जब लाइफ फॉर्म हुई समुद्र के अंदर, तो 2:1:2, ये H2 का रेशियो था, NH3 1 रेशियो में था, और मीथेन भी 2 रेशियो में था। तो ये प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का सिनेरियो था। अब मैं एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, वाटर की वेपर थी, H2O, अच्छा N2 नाइट्रोजन गैस भी थी, और कार्बन का कोई ना कोई सोर्स था, तब जाके जो H2O से रिएक्शन हुई होगी कार्बन की, तो मीथेन गैस बनी हुई होगी, ठीक है। अब इन सब के मिलने से आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, मिलर का एक्सपेरिमेंट, उसने क्या है, अमीनो एसिड्स बने, ठीक है। अच्छा इनका पूरा सिनेरियो बता दूं, मैंने इतना तो बता दिया आपको मोटा मोटा कि क्या हुआ था कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में H2O था, N2 था, कार्बन का कोई सोर्स था, H2O लाइट पड़ी H2O के ऊपर, जैसे ही बिजली पड़ी तो ये H2 + O2 में टूट गया, और H2 फ्री हो गई, पूरे वातावरण में H2 फैल गई, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो गया। अच्छा तो इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या किया इसने, NH3 बना लिया, कार्बन के सोर्स के साथ मिलकर ने CH4 बना लिया। इनका रेशियो रहा था 2:1:2, नाइट्रोजन कम रेशियो में रही थी, मतलब 1 रेशियो था किसके, हाइड्रोजन और मीथेन के कंपेरिजन में, ओके। अब इनमें सिनेरियो क्या हुआ स्टार्ट, तो यहाँ से समझ लेते हैं कि ये इनऑर्गेनिक, ये कौन से है सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, और कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिलने के बाद क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां से अपन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बने थे सर, फर्स्ट लाइफ जो कॉन्सर्वेट्स वगैरह बने थे वो आए थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद कॉन्सर्वेट्स के बाद अपना कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स मतलब पहला जो सेल बनी थी वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स ही थी। फिर उसने क्या अपना भोजन खुद बनाना स्टार्ट किया, कीमो ऑटोट्रॉप्स बनाया। फिर कीमो ऑटोट्रॉप से क्या हुआ, फिर कीमो ऑटोट्रॉप से फोटो ऑटोट्रॉप्स आए। फोटो ऑटोट्रॉप्स के बाद क्या हुआ कि अपना साइनोबैक्टीरिया वगैरह, फोटो ऑटोट्रॉप असल में पहला फोटो ऑटोट्रॉप जो था वो साइनोबैक्टीरिया ही था, ठीक है। तो ये इसका रफ आइडिया था, इसको अपन जो अब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने रफ आइडिया दे दिया किस प्रकार से प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, किस प्रकार से सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इस तरह से इनका मतलब स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या है कि फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज साइनोबैक्टीरिया, नो, फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पे आई थी वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे, मतलब दूसरे केमिकल्स को खा जाते थे ये लोग, मतलब बहुत छोटी छोटी सेल्स थी, दूसरे केमिकल्स को इनगल्फ कर लेते थे अपने अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जाने वाला है बी, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग सिस्टम इज ट्रू। 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑल लिविंग सिस्टम्स का क्या होता है? यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। नहीं, आपको मैं एक बात बता दूं ना, जितने भी लिविंग सिस्टम दुनिया में है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रिप्रोड्यूस करना, सेक्स करना, रिप्रोडक्शन करना। केंद्र बिंदु पूरी दुनिया का, पूरे लिविंग सिस्टम का एक ही है, रेप्लिकेट द जेनेटिक मटेरियल। अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करके जनरेशन बाई जनरेशन अगली जनरेशन में पहुंचाना। पूरी दुनिया इसी के अराउंड बार बार गोल गोल घूम रही है, यही जीवन का सत्य है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब अपन मूव करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1999 का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। तो प्रैक्टिकल पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का? मतलब कि क्या जरूरत आन पड़ी थी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई करने की? तो बेसिक, और अपन यदि देखा जाए तो फैक्चुअल बात करें तो जो जरूरत थी वो थी फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको अननोन ऑर्गेनिज्म मिले, उनको फैसिलिटेट करना था आइडेंटिफिकेशन को, कि भैया कोई हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल पर्पस क्लासिफिकेशन का यही बनाया गया था कि ताकि जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उनको पहचाना जा सके। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। एग्जांपल, द ओरिजिन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन द ओरिजिन। नो, एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक साइडवेज हो सकता है, ये इसका मेन उद्देश्य नहीं था, प्रैक्टिकल पर्पज नहीं था। प्रैक्टिकल पर्पज इसका यही था, ये साइडवेज में एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, या नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब साइडवेज हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल पर्पज था वो यही था कि फैसिलिटेट करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है, 1990 में पूछा गया, 91 में पूछा गया, 92 और 96 में टैक्सोन के ऊपर। तो टैक्सोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डीप में समझा चुका हूँ थ्योरी में। जिसने थ्योरी नहीं देखी है वो थ्योरी जाकर देखेगा कि ये टैक्सोन होता क्या है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज नहीं, ये तो हो जाएगा सर जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर हो जाएगा। और टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है सर? अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ये हो सकता है। क्या? टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग का एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ये होता है टैक्सोन। जैसे आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, यहाँ पर किंगडम था, फाइलम था, क्लास था, ऑर्डर था, जीनस फैमिली था, जीनस था, स्पीसीज था। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग का टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो टैक्सोन कहलाता है। यहाँ पर टैक्सोन लिखे जाते हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1994 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लाइंट कैरोलस लिनियस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1994 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? स्पीसीज इज अ, स्पीसीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें क्या दिया? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है, यूनिट ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ट्री, नो। स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एवोल्यूशन, नो। नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन, नो। तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट वन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1994 का एक क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। जीनस एंड स्पीसीज, बिल्कुल ठीक है। तो यार इसमें कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्पीसीज वैरायटी नहीं होगा, ठीक है। 1993 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस, इसका क्या मतलब होता है? कि वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नो। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यस। टू नेम्स, वन लैटिनाइज्ड अदर ऑफ अ पर्सन, नो। टू नेम्स ऑफ अ सेम प्लांट, नो। तो करेक्ट इसका आंसर जाएगा सर बी। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट। 1993 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, लीनियस इज क्रेडिटेड टू। लीनियस को किसके लिए जाना जाता है, या किस खोज के लिए, या किस डिस्कवरी के लिए क्रेडिट किया जाता है? तो उसकी जो डिस्कवरी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये पास्चर की थी शायद। और डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सब पता नहीं मुझे। ब्लड सर्कुलेशन, देखो डबल सर्कुलेशन होता है, विलियम हार्वे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1992 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो क्लास के बाद फाइलम आ सकता है, नहीं आ सकता। डिवीजन के बाद क्लास आती है, फिर फैमिली। असल में क्या होगा कि मान लो किंगडम होता है, फाइलम या डिवीजन होता है, क्लास होती है, ऑर्डर होता है, और फैमिली होती है। बस यहीं से खेल हो जाएगा, जीनस और स्पीसीज। अब मिला लो भाई साहब, डिवीजन है, ये डिवीजन ले लिया, क्लास है, क्लास हो गई, फैमिली। नो सर, आपकी फैमिली नहीं, ऑर्डर आना चाहिए था। आपकी फैमिली आ गई तो ये भी गलत हो गया। अब देख लेते डिवीजन है तो डिवीजन हो गया, क्लास हो गई, क्लास हो गया, ऑर्डर देख लेते, ऑर्डर हो गया, फैमिली देखते, फैमिली हो गई, ट्राइब। चलो ट्राइब बीच में कहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जीनस आ गया, स्पीसीज आ गई। तो मतलब इन छोटी छोटी परेशानियों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइलम ले लिया, ऑर्डर कहाँ से आ गया सर? क्लास आनी चाहिए थी, ऑर्डर आ गया, ये गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर रहा सी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1991 का एक पैरा सा क्वेश्चन है कि एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? रिजम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, नो।
मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इस पे तो हो नहीं रही है इस टाइम पे। एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेस, यस सर। मॉडर्न डे जो क्लासीफाई किया जा रहा है वो आपको अंदर से खोल कर भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अब मशीन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। एनाटॉमिकल जो क्या कह सकते हैं, आपकी जो ट्रेड्स हैं, अंदरूनी जो ट्रेड्स हैं, उन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसके बेस पर क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का सेट किया जा रहा है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसको अंदर से भी देख रहे हैं भाई साहब, उसके बाहर की फीचर्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके अंदरूनी कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। तब जाकर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन रहे हैं किसके लिए? मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाना है हमारा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स पर। ब्रीडिंग हैबिट्स को भी देखा जाता है, लेकिन मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो इन दोनों के अराउंड हो रहा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स के अराउंड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1991 का एक पैरा सा क्वेश्चन, होम्योस्टेसिस इस ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस किसको कहा जाता है? टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, ये नहीं होगा होम्योस्टेसिस। टेंडेंसी टू रेजिस्टेंस, ये होगा होम्योस्टेसिस, बिल्कुल सही है। डिस्टर्बेंस इन द रेगुलेटरी कंट्रोल, नो। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड इन होम्योपैथी, तो होम्योपैथी ये सब तो फालतू की चीजें हैं। इसको समझो, होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म, मान लिया कि ह्यूमन है, ह्यूमन क्या होता है सर? ये होम्योस्टैटिक एनिमल है। ह्यूमंस और बर्ड्स मान लो, क्योंकि मेमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं वो होम्योस्टेटिस होते हैं। जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट है, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है, मतलब खूब ज़्यादा सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा विंटर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, ह्यूमंस और बर्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के लो या इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ ये अपने इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट या टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, उसको कांस्टेंट बनाए रहते हैं। कांस्टेंट बनाए रखने में उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होती है, तब जाकर ये होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। होम्योस्टेसिस कौन रहते हैं? जो अपनी बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को नहीं बदलते, उस बदलते हुए एनवायरनमेंट को रजिस्ट करते हैं, एनर्जी खर्चा करके उस एनर्जी किस में लगाते हैं? अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाने में एनर्जी। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो जो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा वो होगा टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1991 का एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसको डायरेक्ट रटेंगे पैलियोंटोलॉजी, इसका डिटेल में स्टडी करेंगे अपन एवोल्यूशन में। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजी होता है। 1990 का क्वेश्चन, 1990 का एक क्वेश्चन है कि लीनियस इवॉल्व सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। अरे यार, बार बार आ रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, काफ़ी बार आया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 का। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सोन ऑफ टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट स्पीसीज होती है यार क्लासिफिकेशन की, इसमें कुछ बताना है क्या किसी को? अच्छा, थैंक यू। मतलब खत्म हो चुका है हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर काफ़ी जल्दी मैं प्रिपेयर करने की सोच रहा हूँ। जो भी आपको डाउट हो तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़कर आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्या ही करना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। फिजिक्स का लेक्चर भी आ रहा है जल्दी, बायो का भी आ रहा है, और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट की भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी बिल्कुल जो क्रीम होगा ना, क्रीम मतलब कम से कम जो मटेरियल होगा शॉर्ट नोट्स का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा और कम पेजों में जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। और लिविंग वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज फिर अलग से आएगी। अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है वो थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ वाले, जो PYQ में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन, और जो कंसाइज थ्योरी है NCERT के भी शॉर्ट नोट जो है, जो NCERT के इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सब मैं लिख के ला रहा हूँ आपको। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।